गुड मॉर्निंग। हमने विटामिन ए पढ़ लिया है। आज हम देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी वसा में घुलनशील दूसरा महत्वपूर्ण विटामिन है। इसे अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं। सबसे पहले मेलेम्बी ने 1919 में ये खोज किया था कि रिकेट से पीड़ित कुत्तों को जब कॉड मछली का यकृत का तेल दिया गया तो वे इस रोग से मुक्त हो गए थे। तो ये कोड लिवर ऑयल का ऑक्सीकरण करके विटामिन ए अलग किया गया तथा विटामिन डी प्राप्त किया गया। इन्होंने ही विटामिन डी की खोज की थी। अगर हम इसका रासायनिक संगठन देखें तो रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थों तथा स्टीरोल्स यौगिक, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से विटामिन डी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला विटामिन D2, यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसे ऑर्गेस्टिरोल या प्रोविटामिन डी भी कहते हैं। ऑर्गेस्टिरोल पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों की क्रिया से कैल्सीफिरोल बनता है। ये फफूंदी एवं खमीर में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन D3, इसे 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये मछलियों के तेलों में पाया जाता है। मनुष्य की त्वचा के नीचे 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल उपस्थित रहता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आके विटामिन डी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन डी के कार्य। इसका पहला काम है कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के अवशोषण में सहायक। विटामिन डी छोटी आंत में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसके अभाव में दोनों खनिज लवणों का अवशोषण नहीं हो पाता। परिणामतः अधिकांश कैल्शियम फॉस्फोरस बिना अवशोषित हुए ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से अस्थियों और दांतों का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। इसका दूसरा कार्य है अस्थियों के निर्माण में। कैल्शियम तथा फॉस्फोरस अस्थियों के निर्माण, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आहार द्वारा ग्रहण किए गए कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का अवशोषण विटामिन डी की उपस्थिति में होता है। शरीर में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के ठीक प्रकार से अवशोषण न होने के कारण बालकों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है। साथ ही इस विटामिन की कमी से रक्त प्लाज्मा में साइट्रिक अम्ल की मात्रा भी अत्यधिक हो जाती है, जिसकी वजह से खोपड़ी की हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसका तीसरा काम है दांतों की मजबूती हेतु। कैल्शियम दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी दांतों के डेंटिन तथा एनामेल भाग में कैल्शियम फॉस्फेट के जमाव में मदद करता है, परंतु विटामिन डी के अभाव में इसका कैल्शियम फॉस्फेट का जमाव नहीं हो पाता और दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। विटामिन डी आंतों की कैल्शियम श्लेष्मिक झिल्ली को कैल्शियम तथा फॉस्फोरस से युक्त लवणों के शोषण हेतु उपयोगी बनाता है। फिर है रक्त में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना। विटामिन डी द्वारा रक्त में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की मात्रा नियंत्रित होती है। जब भी रक्त में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की कमी होती है तो दोनों लवण हड्डियों से निकलकर रक्त में मिल जाते हैं और कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की आवश्यक मात्रा उपलब्ध हो जाती है। विटामिन डी के अभाव में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस अधिक मात्रा में अस्थियों से निकल जाते हैं तो हड्डियों में भी इसकी कमी और रक्त में अधिकता हो जाती है। विटामिन डी रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा को भी नियमित एवं नियंत्रित करता है। इसका अगला काम है शारीरिक वृद्धि हेतु। विटामिन डी शारीरिक वृद्धि एवं विकास में अमूल्य योगदान देता है। इसकी कमी से कैल्शियम तथा फॉस्फोरस सही ढंग से अवशोषण नहीं हो पाता और शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। फिर है पैराथायरॉयड ग्रंथि पर नियंत्रण। विटामिन डी पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित और नियमित करता है। यह हार्मोन अस्थियों से कैल्शियम तथा फॉस्फेट को निकालकर रक्त में मिला देता है। अतिरिक्त को मूत्र द्वारा विसर्जित कर देता है। रक्त में कैल्शियम का स्तर सामान्य बना रहता है। अब हम देखते हैं विटामिन डी की कमी के प्रभाव। शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण रक्त में एल्कलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी कमी से कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और हड्डियां तथा दांत कमजोर होने लगते हैं। दुर्बल अस्थियां शरीर भार को वहन नहीं कर पाती, जरा सी चोट लगने पर या गिर जाने पर टूट जाती है। विटामिन डी की हीनता के कारण निम्न बीमारियां हो जाती है: रिकेट्स, टिटेनी, दांतों का सड़ना, अस्थि मृदुलता। रिकेट्स, यह रोग जो होता है छोटे बालकों में, जो कि 6 माह से 18 माह के होते हैं, उनमें होता है। ये विटामिन डी, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की काफ़ी कमी के कारण होता है। घर के अस्वस्थ वातावरण में पलने बढ़ने वाले बालकों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें ताजी और शुद्ध हवा नहीं मिल पाती। तंग तथा सीलन भरी मकान में पर्याप्त सूर्य की रोशनी, धूप नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से रिकेट्स रोग हो जाता है। इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि छोटे शिशुओं में खोपड़ी का जो अग्रभाग होता है वह देरी से बढ़ता है। खोपड़ी की हड्डियां कोमल हो जाती है। अस्थि विकृति होकर बड़ी तथा चपटी और चौकोर हो जाती है। ललाट की अस्थि बिगड़कर सामने की ओर अधिक उभर जाती है। अस्थियां कोमल हो जाती है। रीढ़ की हड्डी की अस्थियां कोमल होकर लचक जाती है। पैर कमान के समान दिखाई पड़ते हैं। पसली की अस्थियां बढ़ जाती है और मोती जैसे रूप धारण कर लेती है, जिसे रैकेटिक रोसेरी भी कहते हैं। छाती की अस्थियां उभर जाती है और कुछ गड्ढा सा हो जाता है। इस तरह की छाती को कबूतर की छाती की तरह दिखने लगती है।
घुटने, जोड़ तथा कलाई की अस्थियां भी चौड़ी हो जाती है तथा श्रोणिग्रह का समुचित विकास नहीं हो पाता और वो छोटी रह जाती है। पाचन तंत्र में भी गड़बड़ी हो जाती है। आमाशय तथा हाथों की मांसपेशियां कमजोर, निर्बल, अशक्त हो जाती है। गहरी नींद नहीं आती, सोते समय ऐंठन होती है, मांसपेशियों का विकास रुक जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, दांतों का समुचित विकास नहीं हो पाता, जोड़ों में सूजन आती है। और इन सब कारणों की वजह से बालक की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और वो बौना रह जाता है। वह 3 से 4 फीट तक ही लंबा हो पाता है। अब इसके बचाव और उपचार के लिए क्या करना चाहिए? बालकों को पर्याप्त मात्रा में दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ जैसे कि पनीर, छेने की मिठाई, छाछ, दही आदि दिया जाना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल दिया जाना चाहिए। बालकों को सरसों के तेल या जैतून के तेल से मालिश करके धूप में लिटाना चाहिए। आहार में विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए। बालकों को 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी अंतः मांसपेशी में दिया जाना चाहिए। इसके 5 माह बाद विटामिन डी नहीं दिया जाना चाहिए, इससे तुरंत आराम मिलता है। विटामिन डी की कमी के कारण पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाता। सामान्य रिकेट्स की दशा में 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी प्रतिदिन 10 दिनों तक दी जानी चाहिए। इसके बाद 2,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी 1 माह तक नियमित रूप से दी जानी चाहिए। और जैसे रोग में सुधार होता है तो 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी भोजन के माध्यम से नियमित रूप से धारण करना चाहिए। फिर है दांतों का सड़ना। बच्चों में विटामिन डी की कमी से समय पर दांत नहीं उगते, दांत विकृतम छोटे रह जाते हैं, वे अस्वस्थ रहते हैं तथा सड़ने लगते हैं, क्योंकि दांतों के एनामल तथा डेंटिन भाग में कैल्शियम फॉस्फेट का जमाव नहीं हो पाता और दांतों में फोड़र हो जाते हैं। स्वस्थ दांत का निर्माण नहीं हो पाता। इसके उपचार के लिए भोजन में पर्याप्त मात्रा में दूध, फल, सब्जियां, फलों का रस आदि होना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल दिया जाना चाहिए। फिर आता है ऑस्ट्रोमलेशिया, या जैसे अस्थि मृदुलता भी कहते हैं। ये रोग वयस्कों में होता है, इसे बड़ों का रिकेट्स भी कहते हैं। ये अस्थि रोग विशेषकर गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को होता है, क्योंकि उनके आहार में दूध, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि का सख्त अभाव होता है। निर्धनता के कारण दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थों को वो भोजन में सम्मिलित नहीं कर पाती हैं और इस वजह से उनमें ही कमी पाई जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में अस्थियों की कैल्शिफिकेशन की क्रिया रुक जाती है। इसके कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि रक्त सीरम में एल्केलाइन फॉस्फेटेज की वृद्धि हो जाती है तथा रक्त में अकार्बनिक फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। विटामिन डी के अभाव में अस्थियां अधिक दुर्बल, निःशक्त व कमजोर होने लगती है और शरीर का बाहर सहन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जरा सी चोट लगने या गिर जाने पर वह आसानी से टूट जाती है। अस्थियां विकृत हो जाती है, विशेषकर पैर, पसली तथा रीढ़ की हड्डी अधिक प्रभावित होती है। कमर व जांघ में दर्द रहने लगता है, चलने फिरने में कठिनाई होती है। कई बार गर्भावस्था में ऑस्ट्रोमलेशिया के कारण मिसकैरेज भी हो जाता है, क्योंकि श्रोणिगृह ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाती है। रीढ़ की हड्डियां झुक जाती है, जिससे कुबड़ भी कहते हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और रोगी को सीढ़ी चढ़ने में भी काफ़ी परेशानी होती है। इसके उपचार के लिए उच्च कैलोरी, उच्च प्रोटीन तथा विटामिन डी युक्त आहार ग्रहण करना चाहिए। आहार में दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों का समावेश होना चाहिए। गंभीर ऑस्टियोमलेशिया की दशा में 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी अंतः पेशियों के द्वारा रोगी के शरीर में पहुंचाया जाता है। फिर 6 माह तक विटामिन डी की खुराक देने की जरूरत नहीं होती है। 6 महीने के बाद 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी प्रतिदिन आहार के द्वारा दिया जाता है। इसका नेक्स्ट जो लक्षण है वो है ऑस्टोपोरोसिस। यह रोग ओल्ड एज में अधिक पाया जाता है। इसमें अस्थियां निःशक्त, कमजोर और भुरभुरी हो जाती है तथा जरा सी चोट लगने या गिर जाने पर टूट जाती है। ये जल्दी से जुड़ती भी नहीं है। ऑस्टोपोरोसिस मुख्य 2 कारण से होता है, हार्मोन की कमी से और आहार में विटामिन डी व कैल्शियम की कमी के कारण। हार्मोन में गड़बड़ी, असंतुलन, अनियमित स्राव से ऑस्टोपोरोसिस रोग हो जाता है। यह अधिकतर मेनोपॉज के बाद होता है, क्योंकि इसमें यौन हार्मोन्स का स्रावन नहीं हो पाता। पुरुषों में भी एंड्रोजन हार्मोन की कमी से सेनाइल ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है। अगर आहार में विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी होती है तो तब कैल्शियम का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और बिना अवशोषित हुए कैल्शियम शरीर से उत्सर्जित हो जाता है, अतः ऑस्टोपोरोसिस रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक क्रियाशीलता में कमी, व्यायाम आदि न करने से भी ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है। इसके कई लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि जोड़ों में तीव्र दर्द, पीड़ा व ऐंठन होती है, चलने फिरने पर दर्द बढ़ जाता है, हड्डियाँ टूट जाती है, विशेषकर कमर तथा पैर की हड्डियाँ अत्यधिक प्रभावित होती है। इसके उपचार के लिए यौन हार्मोन्स दिया जाना चाहिए। पुरुषों में सेनाइल ऑस्टोपोरोसिस को रोकने के लिए एंड्रोजन के स्त्रावन के लिए दवाइयाँ दी जानी चाहिए। मिथाइल टेस्टिरोन ज़्यादा प्रचलित दवाई है, इसे सप्ताह में 1 से 2 गोली 25 से 50 mg तक दी जानी चाहिए।
अब विटामिन डी की जो कमी है जो हमने पढ़ी है उसको संक्षेप में एक टेबल के द्वारा समझा रखा है, जो कि आसानी से दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि रिकेट्स होता है वो 6 से 2.5 साल के बच्चों में होता है। टिटेनी का मतलब बालकों में, बड़ों में होता है। दांतों का सड़ना विशेषकर बालकों में। ऑस्टियोमेलेशिया वयस्कों में होता है। और इसके लक्षण भी चारों के इसमें दे रखे हैं, टेबल के अंदर आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस को भी इन्होंने अच्छे से टेबल के द्वारा समझा रखा है कि ये दो कमी से होता है, हार्मोन्स की कमी से और विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से। और इसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही इसका उपचार भी इसमें अच्छे से समझा रखा है। अब हम देखते हैं विटामिन डी की अधिकता के प्रभाव। विटामिन डी की अधिकता भी शरीर के लिए हानिकारक होती है। वयस्कों को प्रतिदिन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी दिए जाने पर इसके विषाक्त प्रभाव देखने को मिलते हैं। बालकों को यदि 1800 से अधिक काफ़ी लंबे समय तक दिया जाता है तो इसकी अधिकता हो जाती है। विटामिन डी की अधिकता का लक्षण 1 से 3 माह में दिखाई देने लगता है। विटामिन डी की अधिकता तथा हाइपर कैल्शियमिया इन दोनों के प्रभाव समान है। इसके कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि विटामिन डी की अधिकता के कारण हृदय की रक्त वाहिनियाँ, फेफड़े तथा गुर्दे में कैल्शियम का जमाव होने लगता है। जी मिचलाता, सर दर्द, थकान, वजन में कमी, दस्त, चिड़चिड़ापन, क्रोध आना आदि सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं। विटामिन डी की तीव्र विषाक्तता की स्थिति में गुर्दे खराब हो जाते हैं और गुर्दों में पथरी पड़ जाती है। बार बार प्यास अनुभव होती है। शरीर के कोमल तंतुओं पर कैल्शियम का जमाव होने लगता है। मांसपेशियां क्षीण होकर नष्ट होने लगती है। मानसिक दुर्बलता आ जाती है। धमनियों में कैल्शियम तथा विटामिन डी का जमाव हो जाता है। अतः रक्त प्रवाह में असंतुलन हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। मांसपेशियां दुर्बलता आ जाती है। उल्टी होना, चक्कर आना, कभी कभी आंखों में कंजक्टाइवा तथा कार्निया में धुएं के समान सफेदी हो जाती है। उच्च रक्तचाप होता है। इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं। विटामिन डी सूर्य की रोशनी तथा आहार से प्राप्त होता है। प्राणिज भोज्य पदार्थों में विशेषकर मछलियों के तेल में विटामिन डी उपस्थित रहता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसमें एक सारणी दे रखी है जिसमें विटामिन डी की मात्रा दर्शाई गई है कि किससे कितना मिलता है। जैसे कि यकृत का तेल, उसमें सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा कॉड यकृत का तेल, शाक यकृत का तेल, उत्तम स्रोत वसायुक्त मछलियाँ और संपूर्ण अंडा, अंडे की जर्दी। मध्यम इसके जो स्रोत होता है इसमें घी, मक्खन, पाउडर का दूध और ताज़ा दूध। इसके टेबल के अंदर विटामिन डी की मात्रा दर्शाई गई है ग्राम के अंदर। इसकी दैनिक मांग अगर हम देखें तो ICMR के द्वारा विटामिन डी की दैनिक मात्रा जो बताई गई है वह है, जैसे कि शिशु व स्कूल पूर्व बालक को प्रतिदिन 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और इंटरनेशनल यूनिट में देखें तो 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे इसकी आवश्यकता पड़ती है। किशोर व किशोरी को 5 माइक्रोग्राम, वयस्क स्त्री पुरुष को 5 माइक्रोग्राम, गर्भवती मात्रा को 10 माइक्रोग्राम और धात्री मात्रा को 10 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन डी की आवश्यकता होती है। उष्ण प्रदेश के लोगों को केवल इसकी आधी मात्रा की आवश्यकता होती है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वह विटामिन डी प्राप्ति का उत्तम स्रोत है और ये निःशुल्क मिलता है। तो ये था विटामिन डी के बारे में। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। थैंक यू।